नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम यहाँ पे हिंदी मीडियम का एक हिंदी का पेपर है जो कि एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह पेपर बीएमसी के स्कूल के बच्चों को मिला है और बहुत ही अच्छा पेपर है। और इस तरह के कई प्रैक्टिस पेपर जो कि बच्चों को मिले हैं और वह सारे के सारे प्रैक्टिस पेपर आप भी कर सकते हैं। वह सारे के सारे प्रैक्टिस पेपर मैंने क्वेश्चन बैंक का जो ऐप हमारा है उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। बिकॉज़ इस साल जो क्वेश्चन बैंक आने वाला था हिंदी मीडियम के वह नहीं आया। हिंदी मीडियम का क्वेश्चन बैंक नहीं है, इसकी वजह से मैंने वहाँ पे जो प्रैक्टिस पेपर है वो अपलोड कर दिया है। आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के मैंने वैसे जो प्रैक्टिस पेपर थे अपलोड कर दिए हैं। 2-2 प्रैक्टिस पेपर है, मैथ के 3 हैं और हिंदी के 3 हैं और मैथ 1 एंड मैथ 2 के दोनों के 3-3 हैं। ओके, तो आप यहाँ पे मैं हिंदी का पेपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और इस पेपर को कर लीजिए जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी ज़रूर सहायता हो जाएगी। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल बटन ज़रूर दबाइए जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो पेपर देख लेते हैं 3 घंटे का पेपर रहेगा, लेकिन इस साल जो अगर आपका एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेंगे। 80 मार्क्स का पेपर है और साथ-साथ में यहाँ पे कुछ सूचनाएँ दी हैं, जिसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो कि आपको ख़्याल रखना है पेपर को करते समय। पहली सूचना के अनुसार गद्य, पद्य तथा पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। मतलब जिस तरह आकृति बनाई गई है, कोई गद्य हो, पद्य हो या पूरक पठन हो या व्याकरण हो, जैसी आकृति बनी गई है उसी आकृति में आपको आंसर लिखना है। मतलब अगर आपको आयत बना है तो आयत में लिखना है, सर्कल बना है तो सर्कल में लिखना है। नेक्स्ट अगला दूसरा, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें और आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना। कोई भी आपको आकृति बनाना है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेन का यूज़ करना है। अगला, रचना विभाग उपयोजित लेखन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। और जो रचना विभाग में आपको उत्तर पूछे गए हैं, जैसे पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, तो वहाँ पे आपको आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की आकृति नहीं बनाइएगा। नेक्स्ट कुछ अगला सूचना है, शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है और आप लोग से अपेक्षा की जा रही है आप एकदम साफ-सुथरा लिखें, स्पष्ट लिखें और ऐसा लिखें जो सामने वाला पढ़ सके। ऐसा ना लिख दें कि सामने वाले पढ़ने ही ना आए। ऐसा नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी हैंडराइटिंग जो होनी चाहिए थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ और स्पष्ट होनी चाहिए। स्वच्छ और स्पष्ट होनी चाहिए। ओके, पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 का देखेंगे। 1 का में देखिए आपको यहाँ बुक का पैराग्राफ दिया रहेगा, इसको पैराग्राफ को पढ़ना है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बेस के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना है। तो एक-एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्व करना आपको ही पड़ेगा। देखिए, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले में क्या दिया गया था, बच्चों ने माँ को बचाने के लिए इन्हें पुकारा। बच्चों ने माँ को बचाने के लिए किसको-किसको पुकारा था? 4 लोग का नाम यहाँ पे आपको भरना है। जैसे ये बना है आकृति, ये ऐसे ही बनाना है क्योंकि यहाँ पे आकृति में लिखा है आकृति पूर्ण कीजिए, मतलब आकृति जैसी बनाएगी वैसे ही आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट दूसरा भी आपको पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। टट्टर से ये निकल चुके थे, गिरने से फूटे। मतलब टट्टर से क्या चीज़ निकला हुआ था, 2 यहाँ पे लिखना है और गिरने से फूटे, ये सब आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है अपने आपका मत, स्वमत जिसको बोलते हैं। अभी आपदा में आत्म सुरक्षा अपने विचार लिखिए। मतलब आपदा में आत्म सुरक्षा, अगर सपोज़ करिए कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो उसमें सबसे पहली ज़िम्मेदारी बनती है कि आप खुद को बचाएँ। खुद को सुरक्षित रख के दूसरे की सहायता करें, तो उसके बारे में आपके विचार लिखने हैं। तो लिखना है कि अगर किसी भी तरह की आपदा आती है तो हम उसमें किसी को बचाने के पहले अपने आप को सुरक्षित हैं कि नहीं, वह चेक कर लें, उसके बाद ही सामने वाले को बचाने के बारे में सोचें। तो इसके बारे में आपका विचार जितना भी रहेगा 3-4 लाइन आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह प्रश्न क्रमांक 1 का रहेगा, ये भी सेम ऐसे गद्यांश दिया रहेगा, इसको भी पढ़ना है और जो कृतियाँ दी गई रहेंगी पूर्ण करना है। तो चलिए उसको मैं दिखा देता हूँ क्या-क्या कृतियों में यहाँ पूछा है। देखिए यहाँ पे कृतियाँ, यह गद्यांश यहाँ पे दिया गया है और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि 1 एंड 2 दोनों क्या हो गया है, मिक्स हो गया। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये तो यहाँ पे दिख रहा है, कृति नंबर 1 का जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे नीचे कुछ था, अब वो क्या था मुझे भी नहीं पता है। गलती से हुआ क्या हो गया, जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर ही पैराग्राफ उसके ऊपर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिख रहे हैं। ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर शब्द हों। मतलब ऐसा 2 प्रश्न आपको खुद से बनाना है जिसका आंसर पहला अस्पताल, अस्पताल आंसर आना चाहिए। तो बोल देंगे मरीजों के कहाँ पर मरीज दिनों पर दिन बढ़ते जा रहे हैं? अस्पताल में। ट्रेन, ट्रेन ट्रेन के ले सकते हैं कि हमें गाँव जाने के लिए किस सुविधा का उपयोग करना पड़ता है? ट्रेन, आंसर आ गया ट्रेन, ओके। इस तरह के 2 कोई प्रश्न तैयार करने हैं जिसका आंसर अस्पताल और ट्रेन आना चाहिए। तो पहला का तो यहाँ पे 4 एक्टिविटी में कुछ-कुछ दिया था, लेकिन यहाँ पे चारों के चारों ढक गए हैं, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के आप क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली कर सकते हैं। अतिथि देवो भव,
विषय पर अपने विचार लिखें। मतलब अतिथि भगवान के स्वरूप होता है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आपका क्या मत है, वह लिखना है। तो आप लिख सकते हैं अतिथि क्योंकि भगवान का स्वरूप होता है, भगवान के रूप में अतिथि अगर घर पे आ गए तो उनको क्या होना चाहिए, आप अतिथि को क्या करिए, खाना-पीना खिलाइए, जो कुछ हो सके आप तरह सेवा सत्कार करना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं हिंदू धर्म में ऐसे कि अतिथि क्या होता है, भगवान का रूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। उसके बारे में अपना विचार आप लिख कर के बता सकते हैं। ओके, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का छोटी ई। इसमें भी देखिए पैराग्राफ दिया है और ये अपठित, ये आपके बुक के बाहर का पैराग्राफ रहेगा, इसको आपको पढ़ना है और यहाँ भी जो कृतियाँ दी गई उसको कंप्लीट करना है। तो पहली कृति दी गई लेखक की दृष्टि से परोपकार के रूप। परोपकार के क्या-क्या रूप हैं? तो यहाँ पे जो पैरा पढ़ेंगे ना आप उसमें समझ में आएगा कि लेखक ने किस तरह से लोगों के परोपकार किया। परोपकार जानते हैं दूसरे के ऊपर उपकार करना। जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति का तात्पर्य जो इंसान इंसान के लिए मरे, मतलब वही क्या होता है, इंसान होता है। मतलब जो इंसान इंसान की हेल्प के लिए कुछ भी कर गुजरे उसे हम क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं। यही इसका तात्पर्य, यही इसका मतलब है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब परहित मतलब दूसरों का हित को छोड़ करके कोई भी ऐसा धर्म नहीं है। मतलब दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सबसे अच्छा धर्म यही माना जाता है, दूसरों का हित। मतलब इससे अच्छा हित कोई भी मतलब इससे अच्छा धर्म कोई भी नहीं। इसके बारे में एक आप अपने विचार लिख सकते हो कि हम दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे की आवश्यकता पड़े तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। जिस समय लोग परेशान हो उस समय कोई मदद नहीं करता किसी की, तो उस समय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मतलब कि दूसरों का हित करने से अच्छा धर्म, बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हमने एक आ और छोटी ई देख ली है। अब इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में देखिए आ गया हमारा पद्य विभाग। हाँ, पद्य में क्या आता है, 2 पोएम रहेंगी। पहली पोएम तो यहाँ पे दी गई है, जो आपके बुक के अंदर की रहेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ईज़ी है, चहचहाने वाली। कौन सी चहचहाने वाली? ये तो क्या कहीं न कहीं लिखा होगा। चहचहाने वाली कौन है? चिड़िया। कूकने वाली कौन है? कोकिल। सब कुछ यहाँ पे दिया है, जस्ट आपको ढूँढ-ढूँढ के लिखना है। और है हाइकू में निम्नलिखित अर्थ में आए। बताइए वो जो पोएम है इसमें क्या है, कोयल। कोयल के लिए क्या आया है? कोकिल आया है। खुशबू के लिए क्या आया है? महक आया है। ओके, सारे वर्ड के लिए कौन-कौन से अर्थ यूज़ किए गए हैं उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। आम का बगीचा के लिए अमराई आया है, पुष्प के लिए फूल आया है। इस तरह सारे वर्ड के सामने वो है जो वर्ड यहाँ पे बुक में दिया गया है, यह पैराग्राफ में आया है, उसको आप कॉपी कर लिए। उपयुक्त पद्यांश की 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से लेके 30 शब्दों में लिखिए। देखिए ऊपर की 6 पंक्तियों मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, उसका अर्थ लिखना है अपनी भाषा में। बजाने आई पीकी छिप बांसुरी अमराई में, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। यह आपको इसका पूरा का पूरा मतलब अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में लिखना है। इसके लिए आप क्या, अगर आपके डाइजेस्ट है या तो कोई भी दूसरा ऐसा चीज़ है जहाँ से आपने इसका अर्थ लिखा हो या लिखा गया हो, वहाँ से आप इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि पोएम के जो वर्ड्स होते हैं उसका मतलब ही अलग हो जाता है, इसलिए वहाँ पे जो भावार्थ रहता है वह अलग, हाँ, उसकी जो वाक्य शब्द पढ़ने से कुछ अलग ही निकल जाता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, उसकी मीनिंग और उसका अर्थ में बहुत परिवर्तन होता है, इसलिए आप लोग मीनिंग याद करके रखेंगे, तो ही इस तरह की कविताओं का अर्थ लिख सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के जो कविताएँ हैं उनका मीनिंग्स याद कर लीजिए। वर्ड की मीनिंग, जो वर्ड होते हैं जैसे छोटे-छोटे वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग याद कर लीजिए, तो आप भावार्थ आप आसानी से लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन 2 में जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे पोएम दिया है लेकिन इसमें क्या है, पद्य विश्लेषण लिखना रहता है। अब पद्य विश्लेषण में क्या है, तो देखिए 2 पोएम हो सकती है, पहला चिंता दी गई, दूसरा संध्या सुंदरी। 2 कविताएँ दी गई, दोनों कविताओं में से किसी एक कविता का आपको पद्य विश्लेषण लिखना है। इसमें कैसे-कैसे टॉपिक दिए रहे हैं, जैसे रचनाकार का नाम, रचना की विधा, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद जैसे इंग्लिश में एप्रिसिएशन लिखते हैं ना, सेम वही है। तो ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा पूरक पठन। पूरक पठन देखिए, जो जैसे स्थूल वाचन होता है ना, स्थूल वाचन जिसे मराठी में दिया रहता है, उसी तरह ये भी होता है। यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए है, क्या बोल रहा है कि पैराग्राफ दिया है, इसके नीचे दी गई कृतियों को आपको पूर्ण करना है। तो ये भी आप पढ़ के कर सकते हैं, ये इतना टफ नहीं है, जस्ट आपको पैराग्राफ रीड करना है और आसानी से ढूँढना है। यहाँ पे एक और कृति दी गई है, भाषा जीवन का आधार है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब बिना भाषा के हम एक-दूसरे को समझ सकते हैं क्या? नहीं। मतलब भाषा ही जीवन का आधार है, अगर हमारी आपकी भाषा अगर मिलती-जुलती है तभी हम एक-दूसरे को विचार को समझ सकते हैं, एक-दूसरे को दुःख दर्द को समझ सकते हैं। तो इस तरह अपने विचार आप लिख सकते हैं कि अगर हम भाषा का नॉलेज हमें नहीं रहता है, तो हम एक-दूसरे के दुःख दर्द को नहीं समझ सकते, एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आ पे। 3 का आ में देखिए यहाँ पे भी क्या दिया है, अपठित पद्यांश मतलब ये बुक के बाहर का कविता दी रहेगी। इसको भी इसके अनुसार भी यहाँ पे जो कृतियाँ दी गई उसको आपको पूर्ण करना है। लास्ट में फिर से आगे यहाँ पे सहमत दिया रहेगा। मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब तक वो प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। मतलब मनुष्य वही है, मनुष्य तब तक मनुष्य जब तक वो प्रकृति के जो नियम हैं उनको, हाँ, जो भी नियम कानून उससे क्या है संघर्ष करता है ऊपर उठने के लिए। मतलब हर चीज़ देखिए इंसान क्या कर रहा है, इंसान और जानवर में यही फ़र्क है, इंसान क्या करता है हर चीज़ों को क्या करता है थोड़ा और अच्छे से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब वही इंसान माना जाता है। और अगर ये जानवर है तो जानवर तो जैसे का जैसे, वैसे का वैसे ही बना है, लेकिन इंसान में बहुत चीज़ चेंजेस होते गए हैं और चेंजेस होते जा रहे हैं, क्योंकि वह क्या कर रहा है संघर्ष कर रहा है प्रकृति से ऊपर उठने के लिए, जो कुछ भी दिया गया है उससे आगे बढ़ने के लिए। आजकल तो चंद्रमा पे भी लोग जाने लगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे दिया है भाषा व्याकरण, हाँ, भाषा अध्ययन जिसको हम बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण टोटल यहाँ पे 14 मार्क्स के लिए आता है। मैंने कई बार आपको समझा दिया है कि यह 14 मार्क्स पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें इतने टफ ग्रामर्स नहीं, बहुत इजी सी ग्रामर्स हैं। चाहिए तो ये सारे ग्रामर्स आपको मेरी वेबसाइट जो है www.maheshprajapati.com, उस पे भी सारे ग्रामर्स मिल जाएंगे हिंदी के, तो आप वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पे 2 अव्यय दिया गया है, एक अलावा, एक ताकि। दोनों में से किसी एक का अपने वाक्य में उपयोग करना। अलावा होते हैं ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं गया था। ताकि, मैं तुम्हें इसलिए पढ़ाता हूँ कि ताकि तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। आपको अपने से छोटे-छोटे सेंटेंस बनाने जिसका अर्थ स्पष्ट हो, क्लियर हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, कृति पूर्ण करो, संधि विच्छेद करना, आत्मानुभव, आत्मधन अनुभव। यहाँ रहेगा स्वर संधि। संधि के भी मैंने बता दिया 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक कम से कम एक टाइमर लगा के रखना है कि 3 घंटे के अंदर पेपर कितना आपसे होता है। ऐसे ही 2-3 पेपर मैं अपलोड कर दूँगा और सारे पेपर आप कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका ये सारा पेपर आपको करने में कितना समय लगता है, कहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है, उसको आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित समासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार लिखिए। समास के 4-5 प्रकार है। यहाँ पे पहला दिया है पंचवटी। पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, जहाँ पे संख्या आ जाती है वहाँ पे द्विगु समास रहता है। लिख देंगे द्विगु समास। जैसे नवरात्र, नवरात्रों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। इसी तरह ये पंचवटी भी दिया था। अगला है अलंकार। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। शब्द के अनुसार भी 3 प्रकार होते हैं, अर्थ के अनुसार भी 3 प्रकार होते हैं। सारे के सारे हिंदी का ग्रामर मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ओके। कंकन किंकिर नुपुर सुने, धुनी सुनी। यहाँ पे अलंकार देखिए क क बार बार रिपीट हुआ है, तो का कोई भी अगर वर्ड होता है, अक्षर होता है, बार-बार अगर रिपीट होता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिखेंगे शब्द, अलंकार का प्रकार, तो क्या लिखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार, सॉरी यहाँ पे बिंदी रहेगी, हाँ, लंकार, ये शब्दालंकार हो गया। अब शब्दालंकार का कौन सा प्रकार है, ये अनुप्रास अलंकार। उसका उप प्रकार बताने को बोला था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अनुप्रास अलंकार। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 5 में, इनके में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग किए। चक्कर काटना, चक्कर काटना मतलब बार बार घूमना, हाँ, बार बार आना या जाना, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक बार किसी को पैसा दे दो तो उसके पास चक्कर काटते काटते हालत खराब हो जाती है, कब पैसा हमारा रिटर्न देगा, इस तरह भी लिख सकते हैं। या तो उसको, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखकर हम उसके आगे पीछे क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। किसी पैसे वाले को देख के पीछे हम उसके चक्कर काटते रहते हैं, हमारे हेल्प कर। सिहर उठना मतलब काँप जाना, सिहर उठना डर जाना, जल्द ही, देश में हुई घटनाओं को सुनकर मैं सिहर उठा। इस तरह भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया। विराम चिन्ह लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे-ऐसे कुछ पार्ट दिए गए हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा अगर बातें कर रहे हैं, जैसे डिनर वाला एक पार्ट हो गया, उसमें बहुत ढेर सारे लोग बातचीत करते हैं। जो बातचीत करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात रखी जाती है, कहाँ कॉमा लगाते हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यह पार्ट भी आपका डिनर का ही, तो आप लोग इसमें से देख लीजिएगा, यहाँ पे कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ कॉमा लगाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित वाक्य में से कारक पहचानिए। कारक मैंने पहचानने बताया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, पता है ना आपको? तो ऐसे यहाँ पे का है, का मतलब क्या है, संबंध कारक रहेगा ना।
तो इसे का लिख दिए, उसके नीचे लिख दिया है संबंध कारक। उसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखें। यहाँ पे कुछ गलती, जैसे गलती कैसे होती है, जैसे बोलते हैं ना राम स्कूल जाती है, जाती नहीं बल्कि राम स्कूल जाता है, तो ऐसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलती रहेगी। या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या तो जो इस तरह मैंने बताया गलतियाँ, इस तरह भी गलतियाँ हो सकती है। माँ सफेद कमीज और सलवार पहनकर बाहर निकलो, नहीं, माँ सफेद कमीज, कमीज किस लिए मुझे लग रहा है गलत गलत है, हाँ कमीज गलत लग रहा है। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली, ओके, निकलो नहीं निकली, ओके। नेक्स्ट अगला उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए एक मुहावरा दिया गया है, या सॉरी एक आपको छंद दिया गया है, 4 लाइन में दिख रहा है आपको, यह छंद है। इस छंद की हेल्प से आपको क्या करना है, जो नीचे दी गई कृति है उसको पूर्ण करना है। तो पहला यहाँ पे बोल रहा है प्रथम, पहले आपको बताना है कि प्रथम तथा तृतीय चरण की कितनी मात्राएं हैं। आपको मात्राएं लगाने आता है कि नहीं आता है बता दीजिए। अगर नहीं आता है तो भी हमारी साइड पे यह ग्रामर दिया गया है। छंद, छंद के 3 प्रकार, दोहा, सोठा और चौपाई। तो यहाँ पे पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं हैं वो आपको यहाँ पे काउंट करके लिख देना है। उसका ये छंद क्या है, दोहा है, सोरठा है या चौपाई, ये भी आपको मेंशन करना दोनों जरूरी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन, जैसे दिया वहां पे काल परिवर्तन करना है। मैं शीघ्र उत्तर ना दे सका, यहाँ पे सामान्य भविष्य काल करना है, मतलब मैं शीघ्र उत्तर नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे सकूंगा। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, पूर्ण वर्तकाल, पूर्ण वर्तमान काल का मतलब काम कंप्लीट हो रहा, तो मेम साहब को पर्दे पर्दे पसंद आ चुके थे, आ चुके हैं, सॉरी आ चुके हैं। उसके बाद आ गया वाक्य भेद। वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा रचना के अनुसार, एक तो हमारा अर्थ के अनुसार। तो पहला हमारा दिया है रचना के अनुसार वाक्य का भेद पहचानिए। रचना के अनुसार 3 प्रकार के भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हर ओर से अब वह निराश हो गया था, कौन सा वाक्य रहेगा, सरल वाक्य है। इसमें कुछ भी नहीं ऐसा कहा गया है, इसलिए इसको सरल वाक्य, या तो आप इसको साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, दोनों चलेगा, जो आपको आए वो लिखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, मतलब रात का खाना नहीं खाऊंगा मतलब क्या रहूंगा, आज मैं रात को उपवास रहूंगा, आज मैं रात को उपवास रहूंगा, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब खाना नहीं खाना मतलब क्या होना, उपवास रहना। वाक्य विधानार्थी करना मतलब इसको वाक्य का मतलब नहीं चेंज होना चाहिए, बस ये बात को आप ध्यान से बोलते हैं राम लड़का है मतलब राम लड़की नहीं है, एक ही मतलब हुआ ना, इस तरह। नेक्स्ट अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 तरह के पत्र आने वाले हैं, एक आएगा हमारा औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो मैंने कई बार बोला है आपको एग्जाम में औपचारिक पत्र ही लिखना है, अनौपचारिक पत्र नहीं। अनौपचारिक पत्र किसको लिखते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे भाई बहन मित्र दोस्त यार सखी सहेली, तो उसको हम लोग लिखते हैं अनौपचारिक पत्र। लेकिन मैंने बोला है अनौपचारिक पत्र हमें लिखना नहीं है। तो चलिए दोनों पत्र मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन हमें लिखना कौन सा है, औपचारिक पत्र लिखना है, ये वाला लिखना है, इसको हमें लिखना नहीं है। अब इसमें पढ़ लेते हैं रौनक या रत्ना, रत्ना शुक्ला। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखिएगा रौनक शुक्ला, अगर लड़की हैं तो रत्ना शुक्ला लिखिएगा। सीतामढ़ी नागपुर से, सीतामढ़ी जगह का नाम है, नागपुर मेन एरिया है, से अपने मित्र सहेली की विवाह में न पहुंच पाने के कारण राजेश राधिका 403 राहुल अपार्टमेंट शनिवार पेट पुणे को बधाई पत्र लिखता है। मतलब उनके दोस्त का, राजेश का या तो राधिका जी का बर्थडे था, उनका बर्थडे था, लेकिन वहां पे वह पहुंच नहीं पा, सॉरी बर्थडे नहीं था, सॉरी सॉरी, मित्र सहेली की विवाह में, विवाह था, विवाह में अपने सहेली के या तो राजेश, हाँ दोस्त के या तो सहेली के, राधिका के ये जो शादी था, विवाह था, उसमें नहीं पहुंच पाए, तो उसमें उनको बधाई लिख दिए भाई कि किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया, आपको मेरी तरफ से बधाई। लेकिन ये पत्र हमें लिखना नहीं, तो इसको हम ज्यादा डीपली जाने वाले नहीं है। हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। किशोर कनक सेठी, अगर आप लड़के हैं तो किशोर सेठी लिखेगा, कनक है तो कनक सेठी लिखेगा। 5C सौरभ सदन अम्बेडकर रोड यवतमाल से नया संगणक मंगवाने के लिए मुंडेरा कंप्यूटर कांदीवली मुंबई के मैनेजर को पत्र लिखता है। हमें किसको लिखना है, मैनेजर को पत्र लिखना है। और पत्र का फॉर्मेट मैंने आपको हिंदी का बता दिया है, एक लास्ट टाइम बता दिया था जब आपको मैं आपको बता रहा था हिंदी के ग्रामर और इंग्लिश के ग्रामर, तो वहाँ पे मैंने बता दिया था किस तरह पत्र लिखना है, उसके कई फॉर्मेट भी 1-2 एक्सप्लेन कर दिए थे, तो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। व्याकरण का पार्ट 2 है उसमें, उसमें मैंने सारे के सारे पत्र लिखना, निबंध लिखना कैसे एक्सप्लेन, सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पत्र लिखना है, किसको लिखना है,
कौन लिखने वाला वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लिखना है हमें किसको, मैनेजर को, किसके मैनेजर को, मोडेरा, हाँ मोडेरा कंप्यूटर्स, मोडेरा कंप्यूटर्स के मैनेजर को लिखना है जो कि कांदिवली मुंबई में है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नया संगणक बनाना है, नया कंप्यूटर मंगवाना है। तो उनको आप लिख दीजिए कि भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए वो बताइए। माउस दे दीजिएगा, कीबोर्ड दीजिएगा, रैम दे दीजिएगा, और रैम दो, हाँ 2 रैम दे दीजिएगा 4 जीबी का, और हार्ड डिस्क दे दीजिएगा, मदरबोर्ड, हाँ मदरबोर्ड दे दीजिएगा। जो जो चीज़ें हैं आपको वहाँ बता के लेना पड़ेगा। और बोल दीजिए, उनसे भी कर सकते हैं कि एडवांस में, हाँ एडवांस में मैं आपको 2000 रुपया 1000 रुपया क्या है ऐसे भेज रहा हूँ, या तो भेज रही हूँ, 2000 1000 भेज देंगे। और उसके बाद बोल देंगे जैसे हमारा संगणक का सामान मिलता है वैसे ही हम क्या करेंगे, आपको जो पैसे बचे हुए वो भी भेज देंगे। ओके, तो आप इसको कर सकते हैं, दोनों में ऑप्शन था। जो आपको इजी लगे वही करिए, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा। मैं तो वही इसलिए बताता हूँ औपचारिक पत्र, क्योंकि औपचारिक में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, गद्य आकलन दिया है, आपको पैराग्राफ दिया है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य के हों। मतलब कि ऐसा इसको पढ़ना है और इस पैराग्राफ पढ़ के आपको ना ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर एक वाक्य हो। रात तूफानी थी, पहले बारिश, फिर बर्फ की बारिश और बेहद घना कोहरा। तो हम लोग लिख सकते हैं रात कैसी थी, एक क्वेश्चन बन गया ना। लेकिन आपको आंसर नहीं लिखना, जस्ट आपको क्या लिखना, रात कैसी थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। जैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन बनाना। कुछ बच्चे क्या स्टार्टिंग की 4 लाइन से बना देते हैं, नहीं स्टार्टिंग की 4 लाइन नहीं, आपको बीच-बीच में और जगहों से लेना है, लास्ट तक पहुँचना ही है। नहीं तो उसको पैराग्राफ पूरा का इतना बड़ा पैराग्राफ देने का उनका मतलब क्या होगा। तो आपको 1-2 लाइन छोड़-छोड़ के 4 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 आ, वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन दोनों बहुत ईज़ी है। वृत्तांत लेखन कैसा होता है, किसी चीज़ में कोई, हाँ, समारोह मनाया गया है, किसी चीज़ का उद्घाटन हुआ है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, पूरा डिटेल में लिखना है। उसमें 3-4 चीज़ होनी चाहिए। पहला तो इसमें स्थल होना चाहिए, मतलब कि जगह, किस जगह के बारे में मेंशन करें, जगह होना चाहिए। काल मतलब सब भूतकाल में होनी चाहिए घटना, और घटना का उल्लेखन होना ज़रूरी है। कि अगर वृत्तांत आपको आता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो उसके ऑप्शन में आप कहानी कर सकते हैं। कहानी क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कहानी ये फ़ायदा है ना, कहानी में आपको ना यहाँ देखिए मुद्दे दिए हैं हुए हैं। यहाँ पे मुद्दा कहीं दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे खाली टाइटल दे दिया, प्रदूषण नियंत्रण समारोह। प्रदूषण को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे रोकना है, उसका एक क्या है, समारोह मनाया गया है। लेकिन यहाँ पे कहानी में देखिए आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये पूरा आपको क्या दे दिया गया है, मस्त का यहाँ से एक मुद्दा दे दिया। मुद्दे के अनुसार आप कहानी आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह की कहानी आपने कई बार सुना भी होगा। बूढ़ा किसान, 4 बेटे, चारों आलसी, किसान दुखी और चिंतित, अंतकाल में बेटों से कहना, खेत में गड़ा धन, किसान की मृत्यु, बेटों द्वारा खेत में खुदाई, धन न मिलना, खेत में अच्छी फसल होना, पिता के बात का अर्थ समझना सीख। शीर्षक मतलब एकता में बल। आपने सुना होगा ना कहानी, बहुत समय पहले की बात है। रामलाल नाम का एक किसान रहता था, वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। वह अपने मरने, हाँ, वह मरने ही वाला था, लेकिन वह बहुत ही चिंतित इसलिए था क्योंकि इसके 4 बेटे थे और चारों बहुत ही आलसी थे, नालायक थे। नालायक नहीं बोलना है, बहुत ही आलसी थे। वे कोई भी काम नहीं करते, हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, किसी भी काम के लिए आगे नहीं बढ़ते रहते थे। तो इस तरह पिता बहुत दुखी रहता था, उसका अंतिम समय चल रहा था। वह अंतिम समय में अपने चारों बेटों को बुलाया और उसने यह बात कही। उनके सामने यह बात कही कि सामने जो वहाँ पे खिड़की खोला, खिड़की खोल के कहा, बेटा वो देखिए सामने जो खेत दिख रहा है, उस खेत में मैंने इतना सोना गाड़ के रख दिया, इतना धन गाड़ के रख दिया है, और जब मैं मर जाऊँगा तो तुम वो सब खेत खोद करके निकाल लेना। तो बेटों ने, हाँ, कुछ दिनों के बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के कई दिन, हाँ, बीत जाने के बाद बेटे सब भूल गए। लेकिन एक दिन उनको याद आया कि अरे पिताजी ने कहा था कि खेत में धन गाड़ के रखे हैं। तो उन्होंने धन खुदाई करना शुरू कर दी। खुदाई कर दिया लेकिन कुछ भी मिला नहीं। लेकिन तभी बारिश का मौसम आया तो वो लोग सोचे क्यों ना धान खेती कर दी जाए। खेती कर दी कि अच्छी अच्छी खासी फसल हो गई। अच्छी खासी फसल हुई तब उनको याद आया कि अरे पिताजी ने यही कहा था। अब समझ में पिताजी की बात उनको आ गई। तो आप यहाँ पे शीर्षक और सीख भी ज़रूर लिख सकते हैं। शीर्षक लिखना ज़रूरी है, कोई किसी भी कहानी के बिना टाइटल की कहानी नहीं होती। तो शीर्षक क्या हो जाएगा, एकता में बल लिख सकते हैं। ओके, तो आप कहानी करिए प्रसंग लेखन को छोड़ करके। या अब आते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन देखिए, कोई भी आपके एरिया में जब भी कोई भी दुकान या कोई भी शॉप नई चालू होती है तो उसका एक पैम्फलेट आता है मार्केट में, ब्रोशर पैम्फलेट आता है, जिससे हम पता चलता है कि हाँ, ये कोई नई शॉप खुली है, नया दुकान खुला है। तो यहाँ पे क्या है, रक्तदान का शिविर लगा हुआ है, जहाँ पे 3-4 चीज़ों का मेंशन करना ज़रूरी है। आपको एक ऐसा ब पैम्फलेट बनाना जिसमें स्थल होना चाहिए, समय होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, दिनांक, मतलब किस दिनांक को यह रक्त शिविर हो रहा है।
वहाँ पे कौन उद्घाटन के लिए आया है ऐसा भी लिख सकते हैं, और रक्त लिख सकते हैं, रक्तदान ही महादान होता है, कुछ भी आप लिखिए यहाँ पे, कुछ भी थोड़ा-मोड़ा लिखिए। लेकिन एक पैराग्रा एक अच्छा-सा बॉर्डर दे करके क्या बना सकते हैं आप विज्ञापन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ई जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, निबंध लेखन आएगा। पहला हमारा है कल्पनात्मक निबंध। यदि मैं पक्षी होता, अगर मैं यहाँ लिख दिया है, यदि मैं पक्षी होता, अगर आप पंछी होते तो इसमें कल्पना करिए, आप पक्षी होते तो आप क्या-क्या करते? पूरा आपको लिखना है। ये लिख सकते हैं, या तो एक मुरझाए फूल की आत्मकथा, मैंने बोला है आत्मकथा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आत्मकथा अगर पढ़ के रखेंगे तो आत्मकथा में खुद आपको वही बनना पड़ेगा। फूल की आत्मकथा बोला है तो फूल आप खुद बन जाइए और अपनी कहानी शुरू से लिखना शुरू करिए, कब आप पैदा हुए, कहाँ पे गए, भगवान के चरणों में चढ़े, 2-3 दिन वहाँ पे थे, उसके बाद आपको उठा के फेंक दिया गया कूड़े के कूड़े में फेंक दिया गया। देखिए यहाँ पे फूल मुरझाए हुए फूल कथा मतलब वो पेड़ पे ही सूख गया है। अब पेड़ पे सूखा है तो पूरा उसके बारे में डिटेल आपको लिखना है। तो इस तरह के जो बड़े-बड़े निबंध होते हैं आप गूगल पे जा कर के पढ़ सकते हैं, उससे आप लिखने में आपको आसानी होगी। और अगला आ गया प्रसंग लेखन जैसा होता है, जैसे वर्णनात्मक निबंध जिसको बोलते हैं, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में आपको लिखना है, कितनी ऋतुएँ होती हैं, कब कौन-सी ऋतु कौन-सी होती है, आपको कौन-सी पसंद है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ओके? तो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी का एक पेपर है सेट नंबर 1 जो कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह और भी ढेर सारे पेपर हिंदी के आने वाले हैं। मैं सारे के सारे पेपर एक्सप्लेन कर दूँगा और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा तो उसके लिए आप लोग को हमारे जो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है क्वेश्चन बैंक, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें ही ये क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। अगर एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो भी आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।